बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम, जिसकी राइटर है, राइटर कौन है इसकी? हमना रियाज। उसकी ये है 5वीं एपिसोड, राइट। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। 2 गलियां अबूर करके वो बेकरी थी जिसके बारे में मावा ने समीना को बताया था। गेट से बाहर निकलते ही उसने वॉचमैन की मौजूदगी का यकीन कर लिया था। गली में अपने अलावा उसे 2 काफ़ी फरबी माइल खातून भी दिखाई दी थी जो कालबंद वज़न घटाने की गर्ज से बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। मावा को चूँकि ऐसी किसी गर्ज का सामना नहीं था, लिहाजा वो छोटे छोटे कदम उठाती, इर्द गिर्द का जायज़ा लेती, बेकरी की तरफ चलती। गो के इन चंद दिनों में इस इलाके का हत्तुल मकदूर जायज़ा वो ले चुकी थी और करीबी मार्केटें भी देख ली थी ताकि बवक्त ज़रूरत उसे और समीना को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। चलते चलते मावा एक बंगले के सामने ठठक कर रुके। ये मतमूल अफराद का रिहायशी इलाका था और यहाँ तकरीबन सारे ही बंगले कोठियाँ बड़े बड़े रकबे पर फैले हुए थे। उन बंगलों की बैरूनी ज़िबाइशों और आइश पर जितनी मेहनत सर्व की हुई दिखाई देती थी, उसे देखकर बंगलों की अंदरूनी हालत का अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल ना था। जिस बंगले के सामने मावा के कदम ठटके, उसका वसी व अरीज़ गेट और बालकनी की ग्रिल इतनी खूबसूरत थी कि मावा सराहे बिना नहीं रह सकी। पाकिस्तान आकर इस बात का एहसास उसे बड़ी शिद्दत से हुआ था कि बैरूनी ममालिक दिखाए जाने वाले टी चैनल्स पाकिस्तान की बड़ी हद तक गलत तस्वीर कशी कर रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में गर्दो गुबार था, इंतशार था, बदनज़मी थी, गुर्बत और दहशत गर्दी थी, मगर पाकिस्तानियों के पास पैसा वाफिर मिकदार में था जो उनके मकानात और तर्ज़ रिहाइश में साफ दिखाई देता था। वहाँ आयरलैंड में अगर कोई बहुत रईस होता तो अपना 2-3 कमरों का ज़ाती फ्लैट या अपार्टमेंट अफोर्ड कर लेता था, लेकिन ये अयाशी भी उनके हिस्से में आती जो रईस इब्ने रईस माने जाते थे। खुद मावा भी जब कभी टीवी देखती, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान की गुर्बत और लामतनाही मसाइल का अनबार बयान करते दिखाई देते थे। ये उन न्यूज़ चैनल्स की मेहरबानी ही थी कि दूसरे ममालिक में बसने वाले अफराद की मजमूई राय के मुताबिक पाकिस्तान में भूखे मर रहे। मावा ने जब अपने थीसिस के सिलसिले में छानबीन शुरू की तो पाकिस्तान की इस दर्जा गुर्बत को भी मद्देनज़र रखा था, लेकिन यहाँ आते ही जो मंजर उसे दिखाई दिया वो इस तस्वीर से कतई मुख्तलिफ था जो न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे थे। यहाँ घर थे जिनको देखकर महलों का गुमान होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, आलीशान शॉपिंग मॉल्स थे और नेशनल और इंटरनेशनल बैंकों की बहुतात थी। या शायद ये सिर्फ इसी इलाके का मंजर है, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान सारे का यही हाल हो। मुझे ऐसे एरियाज़ को भी विज़िट करना चाहिए जहाँ गुर्बत सही मायनों में दिखाई देती हो। वो यही सब सोचते हुए बेकरी तक पहुँच गई। एक कोल्ड ड्रिंक दे दे, उसने दुकानदार से कहा। दुकानदार ने एक तरफ रखे फ्रिज को खोलकर जायज़ा लिया, फिर उसे इंतज़ार करने का कहकर दुकान से मुंसलिक एक छोटे से दरवाजे के पीछे गायब हो गया। मावा काउंटर पर हाथ रखे लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। पूरी बेकरी इराइशी रोशनियों से जगमग कर रही थी, जबकि तारीक आसमान तले पूरी गली स्ट्रीट लैंप्स के अलावा बंगलों के बाहर नस्ब इलेक्ट्रिक लैंप्स की रोशनी में नहाई हुई थी। सन्नाटा ज़रूर था लेकिन रोशनी की बहुतात थी। मावा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। लाशौरी तौर पर उसने गर्दन मोड़कर दाहिनी तरफ देखा, जो फिर चौंक सी गई। कुछ फासले पर इलेक्ट्रिक पुल के नीचे कुछ लड़के खड़े थे और उन्होंने मावा को ही फोकस किया हुआ था। उनके पास वो बाइक थी और वो कुछ खा रहे थे। 2 बाइक थी। मावा को अपनी तरफ देखता पाकर एक ने धीमी आवाज़ में कुछ कहा था, फिर वो सब हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे थे। मावा के चेहरे पर हल्की सी नागवारी छा गई। उन सबको नज़रअंदाज करते उसने काउंटर को ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। उसी वक्त दुकानदार बाहर आया और उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मावा को पकड़ा दी। उसी वक्त लड़कों के कहके की आवाज़ उसे फिर सुनाई दी थी। उनकी नज़रें तो अब तक मावा को अपने चेहरे पर चिपकी महसूस हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी पेमेंट करके वहाँ से हट जाना मुनासिब समझा। ये नहीं कि डर या घबरा गई थी, बस ये उसकी एहतियात पसंदी थी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर सच तो यह है कि जो हुआ बुरा हुआ। वो जल्दी में ज़रूर थी, मगर इतनी उजलत भी लाहक नहीं थी कि सामने आता लड़का दिखाई न देता। मावा रुख मोड़कर एक तरफ से निकलना चाहती थी, लेकिन वो लड़का सीधा चलता उससे टकरा गया। मावा ऐसी हरकत की तवक्को नहीं कर रही थी, इसलिए बुरी तरह लड़खड़ा गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल उछलकर दूर जा गिरी, लेकिन लड़के के हाथ में पकड़ी बोतल कांच की थी। ज़मीन पर गिरकर किरची किरची हो गई। कोल्ड ड्रिंक गिरी उस लड़के की शर्ट पर और कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा मावा की एड़ी में पेवस्त हो गया। मावा के मुँह से हल्की सी चीख नुमा कराह निकली थी और वो पैर पकड़कर नीचे बैठ गई। रबिश, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधी हो क्या? वो लड़का झुंझला कर बोला था। उसके दोस्त भागे चले आए।
क्या हुआ है शबी? मावा ने सर उठाकर गजबनाक नज़रों से उस शबी नामी लड़के को घूरा, जो शर्ट झाड़ते हुए बार बार उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मावा उसकी अदाकारी पर अशश कर उठी। पूरी प्लानिंग से उसे टकराने के बाद वो उस तरह जाहिर कर रहा था जैसे ये एक हादसा जिसमें सारी गलती भी मावा की थी। अंधे हो गए तुम खुद और तुम्हारे साथी, मावा ने भी किसी लिहाज के बगैर दूबदू कहा था। पहले तो आंखें बंद करके चलती हो, मेरी सारी शर्ट खराब कर दी, ऊपर से इतनी बदतमीजी कर रही हो। वो घर आया, मावा को पतंगे लग गए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इतना गहरा जख्म लग जाने के बाद मुझे तुम्हें फूलों के हार पहनाने चाहिए? तुम्हें मुझसे एक्सक्यूज़ करना चाहिए, हालांकि तुम्हें माफ़ तो फिर भी नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल मैनर्स भी कोई चीज़ होती है। शक्ल से तो अच्छी खासी महजब लगती हो। शबी ने बदले हाजी की हद कर दी थी। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज़, मावा ने सुलग कर कहा, साथ ही कांच का टुकड़ा एक झटके से निकाल कर दूर उछाल दिया और खड़ी हो गई। एड़ी से खून भल भल बह रहा था और तकलीफ की लहर एड़ी से पिंडली तक दौड़ गई थी। पहली बात तो ये कि तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तब पड़ेगा जब मैं माफ़ी मांगूंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किसी को अगर माफ़ी मांगना चाहिए तो वो तुम हो, क्योंकि जानबूझकर मुझसे टकराने की गैर इखलाकी हरकत तुमने की है, मैंने नहीं। और दूसरी बात यह कि मैनर्स तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि तुम तो शक्ल से भी महजब नहीं लगते। ये पूरा जुमला उसने इंग्लिश में अदा किया था। फिर उर्दू से इंग्लिश बोलते हुए वो अरबी पर आ गई थी और उसने अरबी में शबी को सख्त सुनाना शुरू कर दी थी। इंतहाई खुशी या गुस्से की हालत में वो इन तीनों ज़बानों का मलगूबा बनाना शुरू कर देती थी और ये इतनी गैर इरादी हरकत होती थी कि उसे एहसास तक नहीं होता था कि तीनों ज़बानों में से किसी एक ज़बान से भी नाबालिग शख्स उसकी बात समझ नहीं पा रहा। अब भी यही हुआ था। अरबी के बाकसरत इस्तेमाल की वजह से कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उन सब के लिए तो यही बात शम्बे का बायस बन गई थी कि उस गुलाबियाँ घुली चमकदार रंगत वाली लड़की ने कितने आराम से उनके ग्रुप के सबसे हैंडसम और वेल मैनर लड़के को गैर महजब करार दे दिया। तभी उनमें से एक लड़के ने बढ़कर कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और उन दोनों के दरमियान आ गया। देखिए, गलती किसी की भी सही, मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ आप बात न बढ़ाइए, उसने मलतुजी अंदाज में कहा था। मावा ने गजबनाक नज़रों से उसे घूरा, चपट कर उसके हाथ से बोतल ली, खा जाने वाली नज़रों से शबी को देखकर अपना जख्मी पैर घसीटती गली के कोने पर गायब हो गई। उस लड़की के मंजर से हटते उज़ैर ने गहरी सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखा जैसे मुसीबत टल जाने पर शुक्र अदा कर रहा हूँ। यार, इस लड़की को देखकर लगा तो नहीं था कि उसकी आवाज़ इतनी करारी होगी। जिम्पी हुई हंसी के बावजूद उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। सजावल और जेडी हंस दिए। चलो, ये तो कंफर्म हुआ कि ये राबिया मुदस्सिर नहीं थी। वो बेचारी तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी, फिर शबी को देखकर इतने रूड लहजे में बात कर ही नहीं सकती थी। सजावल की बात पर भी शबी ने इजहार राय नहीं किया। उसके चेहरे पर अभी तक तनाव दिखाई दे रहा था। वो तीनों चौके शबी के गुस्से से वाकिफ़ थे, इसलिए एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। फिर सजावल ने हिम्मत करके उसे मुखातिब किया, इस रुमाल से अपनी शर्ट साफ़ कर लो। और इसमें इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है शबी, जो भी हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा था। शबी ने उसके हाथ से रुमाल ले लिया और अपनी शर्ट पोंछने लगा। शर्ट के उस गीले हिस्से से उसे सख्त वहशत महसूस हो रही थी। दिमाग फटने के करीब था और दिलो दिमाग में जैसे गर्म हवाओं के झक्कड़ से जलते महसूस हो रहे थे। कुछ देर उसी तरह वो गुस्से की आग में सुलगता रहा, यहाँ तक कि उसे सजावल और उज़ैर के जाने की भी खबर ना हो सकी। फिर जेडी ने उसकी आंखों के ऐन सामने कोक का टर्न किया तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। पी लो, गुस्सा ख़त्म हो या ना हो, कम ज़रूर हो जाएगा। शबी चलने में उसे देखता रहा, फिर टर्न लेकर खोलने लगा। सजावल और उज़ैर कब के जा चुके, जेडी ने मुख्तसरन जवाब दिया और कोक पीने लगा। शबी ने वहीं खड़े खड़े 3-4 बड़े बड़े घूंट हलक में उतारे। भड़कती हुई आग पर छींटे से पड़े तो दिमाग से लेकर पाँव के अंगूठे तक ठंडक का एहसास फैलता चला गया। तब उसने जेडी की तरफ देखा। वो बेतासुर चेहरे के साथ दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ा दूसरी तरफ देख रहा था। अच्छा हुआ तुम उस लड़की और मेरे दरमियान आ गए, वरना उसने मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुँच जाना था। मुतनफिर बेरहम लहजा। जेडी ने बस एक नज़र ही उसे देखा था और उसे लगा शबी की आंखों से आग की लपेटें निकल रही हैं। परसों अगर मैं वक्त पर ना आता तो सादी ने तुम्हारे हाथों अपने अंजाम को पहुंच जाना था। कल अगर मैं ना आता तो वलीद ने तुम्हारे हाथों अपने अंजाम को पहुंच जाना था। आज तुम उस लड़की के बारे में यही बात कह रहे हो। मुझे बता दो शबी, तुमने कितने इंसानों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का इरादा किया हुआ है, ताकि मैं बर वक्त हर बार दरमियान में पहुँच मासूम बेकसूर इंसानों को तुम्हारे गुस्से से महफूज रख सकूँ। इस कदर गुस्से के बावजूद जेडी के आखिरी अल्फाज पर उसे हंसी आ गई। अकल खरा, बदमिजाज, मगरूर, वो सब कुछ था। अपनी गलती मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर ये भी सच है कि जेडी दुनिया का वो वाहिद शख्स था जिसके सामने अपना आप जाहिर करते शबी को कभी झिझक महसूस नहीं हुई। बचपन से दोनों की दोस्ती मिसाली थी। ताई अम्मा कहती थी दोनों एक दूसरे की ज़िद है, एक आग तो दूसरा पानी। शायद तभी अब तक
निभती चली आ रही है। मबादा दोनों आग की सी फितरत वाले होते तो अब तक एक दूसरे को जलाकर भस्म कर चुके होते। हाँ तो ठीक है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मुझे तुम्हारे दोस्त पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बड़ा एहसान करने वाला अंदाज में फरमाया गया। जेडी की जान जलकर खाक हो गई। बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान किया आपने अपनी गलती मानकर। गुस्सा करने की बारी अब उसकी थी। उसने खाली टन सड़क के किनारे रखे डस्टबिन में उछाला और बिना शबी की तरफ देखे घर की तरफ चल दिया। शबी ने उसकी तकलीद की थी, अब गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुला लिया है? मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, फिर ये नाराज़ी किस चीज़ खुशी में? तुम क्या चाह रहे हो? नाराज़ महबूबा की तरह तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हें मनाऊं? ये नहीं हो सकता। अपनी गलती मान रहा हूँ, इसी को मेरा एहसान समझो। ओ भाई, मुंह में क्या गिलू डाल ली है, बोलते क्यों नहीं हो? तुम कुछ ना करो, बस एक एहसान करो, वो भी मुझ पर नहीं, खुद अपनी ज़ात पर। ये मामूली मामूली बातों पर भड़कना छोड़ दो। तुम पागल तो नहीं हो, नॉर्मल इंसान हो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? ज़रा सी बात पर भड़कना और मरने मारने पर तुल जाना, ये तो पागलपन की निशानी है शबी। तेज़ लहजे में बोलते बोलते वो जैसे थक सा गया था, क्योंकि ये बातें जो आज वो शबी को समझाने की कोशिश कर रहा था कोई नई नहीं थी। शबी एक घर के बाहर बने बेंच पर बैठ गया, जैसे देर तक उठने का इरादा ना हो। घर नहीं जाना? बैठ क्यों गया हो? चलो, जेडी ने खफकी से कहा था। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, उसने नरूठेपन से कहा और दूसरी सिमत में देखने लगा। नामुमकिन, जेडी ने सरस से कहा। तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर किसी से झगड़ पड़ोगे और मेरे वापस आने तक 2-3 लाशें तो ज़रूर ही बिछा दोगे। ना भाई, मैं तो नहीं जाता। पहले कौन सी लाशें बिछाई हैं मैंने? शबी ने सुलग कर पूछा। इरादा तो आपका यही हमेशा से रहा है, जेडी ने उसके साथ बैठते हुए तंज़िया लहजे में कहा था। शबी ने उसे गज़बनाक होकर घूरा। चलो अब बैठ गए हो मेरे सिरहाने, तो खोल दो नसीहतों की पटारी। तुम तो कभी कभी मुझे अपनी अम्मा लगते हो जेडी। जो सचमुच तुम्हारी माँ है उन्हें तो अम्मा मानते नहीं हो, जेडी ने बेसाख्तगी में कह तो दिया, मगर बाद में एहसास हुआ उन्हें हुआ नहीं कहना चाहिए था। ये तो खामोश मुआहिदा था कि इस मौजू पर बात नहीं की जाएगी, आज न कल, कभी भी नहीं। बदकिस्मती से जेडी खिलाफ वर्जी कर बैठा। कोई और होता तो इस जसारत पर जबड़ा तो ज़रूर ही तोड़वा लेता। प्लीज़, मैं इस इश्यू पर बात नहीं करना चाहता, शबी ने कहा। तो बस इतना? अच्छा, अपने गुस्से पर कंट्रोल तो कर सकते हो। जेडी ने सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ से नादानस्ता टूट गया था। यार, नहीं होता कंट्रोल। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की? उसने उकता कर पूछा था। लेकिन ये भी तो देखो, मुझे कभी नाहक बात पर गुस्सा नहीं आता, इसी बात पर आता है जिस पर आना भी चाहिए। वो वाजिब था। सादी को तुमने बिला वजह मारा, ये तो मानते हो? जेडी ने पूछा। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सादी की हरकत भी गलत थी। बाहर से किसी को मामूली सा भी शक पड़ता तो हम दोनों का नाम खराब होता, यानी हमारे ख़ानदान के नाम पे हर्फ आना था, और ये बात मुझे किसी तरह मंजूर नहीं। बस इसीलिए एकदम मैं भड़क गया। हालांकि सादी को समझाया भी जा सकता था, मगर बस पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया। यानी मानते हो कि सादू को नहीं मारना चाहिए था? जेडी ने फिर पूछा। हाँ, तो फिर तुम ये भी मान लो कि कल तुमने वलीद पे बेसबब इतना गुस्सा किया क्योंकि उसकी गलती नहीं थी? हाँ, मैं ये बात मान लूँ। फिर तुम कहोगे अभी जो कुछ हुआ इसमें उस लड़की की भी गलती नहीं थी, और मुझे ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए, शबी ने जलकर कहा था। जेडी ने मतानत से सर हिला दिया। एग्जैक्टली, उस लड़की की गलती नहीं थी। मैंने दूर से देखा था, वो तो अपने रास्ते पर ही चल रही थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था, इसलिए तुम उससे टकरा गए। तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है जेडी, मेरे सिवा तुम सारी दुनिया के दोस्त हो। वो फिर खफा हो गया। जेडी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर खलूस दिल से कहा, मैं सारी दुनिया का दोस्त हो सकता हूँ, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा मुखलिस भी मैं ही हूँ, और इसीलिए चाहता हूँ तुम इस अपने गुस्से पर काबू पा लो। ये जो गुस्से की आग बार बार तुम्हारे अंदर भड़कती रहती है, ये किसी दिन खुदा न ख्वास्ता तुम्हें ही जला देगी। शैतान आग से बना है और गुस्सा शैतान की तरफ आता है, और शैतान इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, उस रोज़ सादी टेलीस्कोप से इनिया को नहीं देख रहा था। उन लोगों के घर कोई मेहमान लड़की आई थी। सादी ने टेलीस्कोप उसी लड़की को देखने के लिए सेट की थी। जेडी के इंकशाफ पर शबी को हैरत व बेयकीनी का झटका लगा था। ये झटका इतना शदीद था कि वो फौरी तौर पर अपने तासुरात छुपा भी नहीं सका। तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बता रहे हो? चल लम्हे बाद उसने अपने तासुरात छुपाकर लाताल्लुक़ नज़र आने की कोशिश करते हुए कहा था, ताकि तुम अपनी गलती मानकर थोड़ा सा शर्मिंदा हो लो और अगली बार इस गलती को ना दोहराओ। और ये जो एक झगड़े की झुंझलाहट में बार बार झगड़े करते फिर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। जेडी, मेरा दिमाग खाना बंद करो। इनिया मेरी क्या लगती है जो मैं उसकी खातिर सादी की पिटाई करता फिरूं? हस्बे आदत उसने भड़क कर कहा था।
हाँ, इतने ही तो तुम अच्छे हो कि किसी भी गैर लड़की को घूरने पर किसी राह चलते लड़के की पिटाई कर देते हो। जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। शबीउल अब्बास साहब, ये धोखा किसी और को दीजिएगा। आपके दिलो दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। असल मामला कुछ यूँ है कि उसको खामोश पाकर जेडी ने दीवार से टेक लगाई और पुरसोच अंदाज में बोलने लगा। गुस्से में आकर तुमने सादी की पिटाई तो कर दी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि दरअसल तुम्हें सादी का इनिया को वॉच करना बुरा लगा, तो तुम्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। ये गुस्सा बढ़ा तो झुंझलाहट में बदल गया। इसी झुंझलाहट के ज़ेर असर तुमने कल वलीद और इनिया पर गुस्सा किया। शायद ऐसा करके तुम खुद को बावर करा रहे थे कि तुम्हें सचमुच इनिया की परवाह नहीं है। मुझे लगता है अभी भी तुम यही सोच रहे थे, तभी इस लड़की से टकरा गया, फिर उस पर भड़कने लगे। हालांकि तुम खुद जानते हो उस बेचारी की गलती नहीं थी। यार, तुम गुस्सा भर तो हमेशा से ही हो, लेकिन इल्मानर तो कभी नहीं थे। उसने इतना अच्छा तज्जिया पेश किया था कि शबीर चंद लम्हों के लिए कुछ बोल ही नहीं सका, लेकिन चूंकि उसका अपना अलग ही मिजाज था, इसलिए फिलफौर जेडी से मुतासिर होने का इरादा तर्क करके झुंझलाते हुए बोला, तुमने बकवास फरमा ली हो तो क्या हम घर जा सकते हैं? तुम्हारा चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है मेरी कोई बात तुम्हारी अक्ल में नहीं समाई। इसका मतलब मैंने जो भी कहा वो वाकई बकवास थी। जेडी ने तासुब से सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। चलो मेरे भाई, फिर घर ही चलते हैं। शबीर उसको कहा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ खड़ा हुआ। घर तक का रास्ता उन दोनों ने खामोशी से तय किया था। मैं कल हवेली जा रही हूँ। बिल्डिंग का कंपाउंड अबूर करते हुए शबीर ने नरूठेपन से आगाह किया। अच्छी बात। जेडी ने बस इतना कहा। चलते हो? नहीं, कल तो मुमकिन नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम है, अलबत्ता वीकेंड पर ज़रूर आऊँगा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए शबीर ने किन अखियों से उसे देखा, एक छोटे ज़िद्दी बच्चे की तरह। उसे भी अपनी शख्सियत के किसी मनफी पहलू को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने में दिक्कत महसूस हो रही थी। फिर वो झुंझला गया और खफकी से बोल उठा, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। उसने भलाखिर तस्लीम कर ही लिया। ज़्यादा? जेडी ने फ़ौरन तसही करवाना ज़रूरी समझा। तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शबी, सारा जोर बहुत पे था। अच्छा, मैं मान रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हस्बे आदत फ़ौरन भड़क उठा। इतनी बकबक की तुमने, लेकिन क्या फ़ायदा? गुस्से पर काबू पाने का कोई तरीका बताया होता तो बात भी थी। उसने नाराज़ी से सर झटका था। गुस्से पर काबू पाने का तरीका? की होल में चाबी लगाते हुए वो पुरसोच में पड़ गया। फिर बोला, यार मुझे ठीक से तो नहीं याद, लेकिन बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था गुस्से की हालत में पानी पीना चाहिए और वज़ू करना चाहिए। गुस्सा चूँकि शैतान की तरफ से होता है, इसलिए पानी शैतानी आग को बुझाकर ठंडा कर देता है। तुम ये तरीका ज़रूर ट्राई करो। दूसरी बात, अपना दिमाग ठंडा रखा करो। तीसरी बात, इंसानों की अच्छाइयों पर नज़र रखो, उनकी शख्सियत की बुराइयां तलाश ना करो। तुमने तो पूरी लिस्ट ही थमा दी। शबी पहली बार मुस्कुराया था। वैसे शबी, मुझे गुस्सा भगाने का एक और तरीका भी आता है। अरसल बताया करता था। इंतज़ार किस बात का? अरसल वाला तरीका भी बता दो। ज़रा अपना वॉलेट देना। शबी ने बिला तामुल वॉलेट जेब से निकाल कर उसे दिया। जेडी तेज़ी से अपने कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वापस आया तो शबी सोफे पर नीमदराज उसका मुंतज़िर था। इस दफ़ा अरसल बता रहा था, जब भी उसे गुस्सा आता है वो अपनी मंगेतर की तस्वीर देख लेता तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है। मैंने तुम्हारी वॉलेट में तुम्हारी मंगेतर की तस्वीर लगा दी। तुम्हें भी जब गुस्सा आया तो वॉलेट निकाल कर तस्वीर देख लेना। उम्मीद है अभी उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि शबी ने गज़बनाक नज़रों से उसे घूरते हुए वॉलेट चपटा और पैर पटकता अपने कमरे की तरफ पलट गया। शबी, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम ट्राई तो करो, जेडी ने खनकती आवाज़ में कहा था। अच्छा ये तो बता दो, सुबह जॉगिंग के लिए भी जगाओ या नहीं? आजकल तो सरवत आंटी भी पार्क में नहीं आ रही। शबीर ने ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर लिया। जेडी बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया। लो जी, इतना अच्छा मशवरा देने पर भी ऐसी नाराज़ी। कोई ख़राब मशवरा देता तो उसने क्या करना था? तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।